नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी खबर की ओर बात करें, सबसे पहले जो अभी अपडेट आ रहा है वो उधमपुर जम्मू से आ रहा है कि अभी अभी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि वहां पे जो बसंत गाह एक इलाका है, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, एसओजी वहां पे पहुंची और सर्च अभियान जो है वो शुरू कर दिया। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट छुपे हैं, तो वहां पे फिर जो छुपे मिलिटेंट हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला शुरू कर दिया और इस तरीके से ये सर्च अभियान जो है कि एक इनकाउंटर में तब्दील हो गया है। और अभी तक जो है काफी फायरिंग की आवाजें जो इस मौके इस एरिया से सुनाई दे रही है और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तमाम जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे जो है सिक्योरिटी बिठा दी गई है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो यहाँ पे छुपे हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स है उसके बिना पे ये अभियान चलाया गया है और इस तरीके से यहाँ पे एक इनकाउंटर पेश आया। लेकिन अभी तक ये अपडेट है कि फायरिंग चल रही है और क्या कुछ सामने आता है तो उसका भी अभी इंतजार है। ये बड़ी खबर थी। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि तपती हुई धूप या गर्मी से जो एक तरह से जो है पूरी घाटी या जम्मू के क्षेत्र में लोगों को राहत की सांस थी, लेकिन दूसरी जानिब से जो कई एक जो बड़े दरिया है जिसमें दरियाई तवी जो जम्मू की है, वहां पे भी जो बारिश का जो स्तर है वो काफी हद तक पहुंचा है, जिसकी वजह से कई एक व्यक्ति जो है उसमें गिर गए हैं। हालांकि वहां पे एनडीआरएफ टीम की जानिब से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। और तमाम जिस तरीके से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मानना है कि अगले 48 घंटों के दौरान लगातार जो है बारिश के इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। हालांकि हमने देखा कि कल जब बारिश शुरू हुई, इसके बाद में नेशनल हाईवे राजमार्ग जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वहां पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी और कई एक घंटों तक जो है ये नेशनल हाईवे क्लोज किया गया था, बंद किया गया था और इसमें काफी सारे जो वाहन हैं और पर्टिकुलरली जिसमें मुसाफिर थे वो जो है रुके पड़े थे। बाद में कई एक घंटों की मशक्कत के बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की जानिब से जब रोड को क्लियर किया गया और उसके बाद में जो फंसे हुए गाड़ियां हैं उनको रेस्टोर वहां पे कर दिया गया है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें यह डेवलपमेंट है कि एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नेशनल हाईवे पहलगाम जहां से भी ये यात्री जाएंगे वहां पे एक मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल के थ्रू जो है ये दर्शाया गया कि किस तरीके से अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, चाहे वो किसी भी सूरत हाल या मौसमी सूरत हाल या किसी और तरीके से आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, तो किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस या फायर एंड इमरजेंसी उनको एक मॉक ड्रिल कराई गई ताकि कोई भी आपातकाल होगी तो उससे निपटा जाए। आपको ये भी मैं बता दूं कि इस तरीके से इस अमरनाथ यात्रा जो 2025 जो है जो 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, इसमें काफी सारे जो तकरीबन 518 नई कंपनियां जो है वो तैनात की गई है और इसके साथ साथ बैंकर्स के साथ साथ सीसी कैमराज और बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको इंस्टॉल किया गया है। इन कंपनियों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना सब मिलके यहाँ पे ये सुरक्षा को स्पष्ट करेंगे। चौथी खबर की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ की राजनीति यानी जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है ये दिन ब दिन जो है तूल पकड़ती जा रही है, क्योंकि स्टेटहुड की बात करने की बात जब कर रहे हैं, सीएम जो है उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि स्टेटहुड को वापस लिया जाए, जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया गया था इसके बाद में इसको स्टेटहुड वापस दिया जाए। लेकिन इसके बाद में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं आलोचनाएं शुरू हो गई, जिसमें अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी या पीडीपी के जितने भी बाकी नेता है उन्होंने आलोचनाएं शुरू कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे और स्पष्ट कह दिया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, अगर वो स्टेटहुड
वापसी नहीं कर पाते हैं तो उसको चाहिए कि वो जो है इस्तीफा दे, सीएम पद से अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी वादे लोगों से किए हैं काफी अरसा गुजर जाने के बाद में भी अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि अभी कुछ ही समय हुआ है, यानी 9 महीने या 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको काम जो है पूरी तरीके से नहीं किया है। लेकिन ठीक है। 5 साल मुकम्मल हो जाने के बाद में वो उनको साफ तौर पे जो है बदलाव देखने को मिलेगा और जो जितने भी वादे किए गए हैं, चाहे रिजर्वेशन के हवाले से या स्टेटहुड के हवाले से, वो मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अगर स्टेटहुड की वापसी के लिए उनको सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़े या असेंबली को डिसॉल्व भी करना पड़ेगा, वो उस पे भी राजी होंगे, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने आज़ाद, ये कहा देखिए कि अमर बिल्कुल अब्दुल्ला माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला ने साफ तो कर दिया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो हैं वो समय समय पर उनको याद दिलाते रहते हैं। चर्चा का विषय है। अजहर, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर मैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारतीय, इस समय पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसके अंदर एक एससीओ का जो सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा ले रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है रूस के रक्षा मंत्री से हुई है। लेकिन बहुत स्पष्ट हिंदुस्तान ने अपनी रणनीति को किया है और कहा है कि आतंकवाद के मसले पर किसी तरीके का कोई भी समझौता या किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और तमाम तरह की जो कूटनीति है, तमाम तरह की जो राजनीति है और उसके अलावा व्यापारिक संगठन तमाम, क्योंकि ये जो संघाई में जो ये एससीओ सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में तकरीबन 6 से ज़्यादा देशों के जो नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं, उनमें भारत के अलावा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इस तरीके के जो देश हैं, रूस जैसे देश जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके रक्षा मंत्रियों के साथ बैठ के रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से और बहुत बेहतर प्रयास किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि चीन के साथ यदा कदा हिंदुस्तान के जो है वो तनावपूर्ण जो है रिश्ते बने रहते हैं, उसकी वजह केवल पाकिस्तान है। पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सहयोग दिया जाता है चीन की तरफ से, तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान को उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाकी होती है और उसी को लेकर ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में पूरी दुनिया की निगाह जो है वो बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच ये जिस तरीके से हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संदेश है कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान जो है उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए निरंतर जारी है। उसके ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बहुत सारी जांच चल रही हैं। जो गद्दार हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनकी भी बातें की जा रही हैं। और जिस तरीके से इस समय अमरनाथ की यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो है वो पहले पैटर्न पर है। गृह मंत्रालय ने एक विशेष जो टीम है वो उसके लिए बनाई गई है, जो इसकी लगातार मॉनिटरिंग जम्मू कश्मीर से करेगी। जम्मू कश्मीर में जो सैनिक और जो हमारे अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां वहाँ पे लगाई गई हैं, उनकी तरफ से जो इनपुट मिलेंगे वो हिंदुस्तान की जो राजधानी है दिल्ली से निश्चित तौर पर संचालित होगी। और किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा में यदि किसी भी आतंकवादी ने सर उठाने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर उसको कुचला जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंधु इस समय जो चल रहा है उसमें 3,000 से ज्यादा लेकिन फिलहाल जो हम देखते हैं आतंकवाद को लेकर जो स्थिति, या मैं ये कहूं कि गद्दारों को लेकर जो स्थिति भारत में चल रही है, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए अभी इजराइल और ईरान में अभी हाल ही में सीज फायर हुआ है और ईरान में 3 मोसाद के लोग जो है वो मौजूद थे, जिनको सरेआम फांसी जो है ईरान में दे दी गई गद्दार करार देने पर। लेकिन यहां पर एक के बाद एक गद्दारों की सिर्फ संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा। कोर्ट में केस चला जाता है, सालों सालों तक केस चलता है। तो क्या इसमें सुधार की कोई बड़ी जरूरत आपको महसूस होती है? बिल्कुल भारती, जिस तरीके से पहलगांव में ये घटना हुई और पहलगांव की घटना के बाद जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड जो थे वो ध्वस्त किए गए, उसके बाद जब एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके अंदर बहुत सारे तथ्य ऐसे निकले जिसमें ये इनपुट निकल के आए कि हिंदुस्तान को इस समय जितनी दिक्कतें बाहर से हैं उतनी उससे ज़्यादा दिक्कतें अंदर हैं। अंदर अगर बात करें तो हम केवल किसी भी प्रदेश की बात कर लें, उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ ऐसे आतंकवादी जो है वो समाहित हैं, वो अपने ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। और इसको गृह मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया है। बहुत सारे इनपुट ऐसे मिले हैं तमाम प्रदेशों के, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में यदि छोटी सी बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि देख लें तो एक विशेष जो समुदाय है उसके बीच से जब चीज़ें निकल के जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे, शामली की बात कर लें, बागपत की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, मुजफ्फरनगर, रामपुर, ये ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्नैपर बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं। एनआईए उस पर लगातार काम कर रही है और एनआईए का जो ग्राफ है, एनआईए को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तमाम तरीके की जो तहव्वुर राणा जैसा आतंकवादी इस समय एनआईए की गिरफ्त में है और पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहता है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये जो पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखना भारतीय, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि जहाँ भी आतंकवादी मिलेंगे, जहाँ भी देशद्रोही मिलेंगे, जहाँ भी देश को अस्थिर करने वाले लोग मिलेंगे, उन्हें निश्चित तौर पर आतंकवादी माना जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो बहुत सारी रणनीति ऐसी होती है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनको पब्लिक डोमेन में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां हैं वो इस समय हिंदुस्तान के अंदरूनी प्रदेशों में जहां आतंकवादी गतिविधियों को बैठने वाले जो मंसूबे लेकर लोग बैठे हुए हैं उनका सफाया करने के लिए लगे हुए हैं। निरंतर आप देख भी रहे होंगे कि हर प्रदेश से कहीं ना कहीं देशद्रोही मिल रहे हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम व्यक्ति, अंतिम आतंकवादी या अंतिम उस दिमाग को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहता है। ठीक है राजकुमार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मैं अजहर, देखिए आपके पास वापस लौटना चाहूंगी और तमाम तरीके के सवाल तो हैं, लेकिन अभी देखिए आपने बताया कि उधमपुर में एक एक जानकारी मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट जो हैं वो छिपे हुए थे। तो ऐसी जानकारियां या ऐसी खबरें मैं कहूं कि वक्त वक्त पर हम देखते रहते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा जरूर किया जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आप किस तरीके की स्थिति देखते हैं? देखिए भारतीय, अगर 2019 से पहले की अगर हम बात करें, अगर किसी क्षेत्र में सबसे पहले अगर इनकाउंटर होता था तो सबसे पहले उस एरिया में जो है पूरी तरीके से नेट डाउन किया जाता था। एक तरीके से जो एक तो नेट डाउन होता था, दूसरा ये था कि स्थानीय लोगों की जानिब से जो बाकी जितने भी कुछ एक तत्व थे उनकी तरफ से पथराव शुरू होता था। लेकिन 2019 के बाद में जब हम देख रहे हैं कहीं पे इनकाउंटर होता है तो स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से जो गुत्थी है वो सुलझ गई है कि किस तरीके का आतंकवाद जो है और कौन इस तत्व के पीछे लगे हुए हैं, ये सब कुछ स्पष्ट और क्लियर हो गया है। और 2019 के बाद में आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो है पत्थरबाजी या बंद का आह्वान नहीं हुआ है। और इसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो हर हमेशा रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, तब जाके इस तरीके के इनकाउंटर पेश आते हैं। जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता, जो सीनियर संवाददाता है दिल्ली से, राजकुमार साहब, उन्होंने भी कहा कि अब की बार जो है एक ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है, कोई एक ऐसी प्रक्रिया करने की जरूरत है जिससे कि पूरे तरीके से जो भी तत्व है वो दहल जाए कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई करने से। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अर्ली 90s से अभी तक हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर्स ये होते हैं और इनकाउंटर के बाद में जितने भी छुपे हुए मिलिटेंट होते हैं या जितने भी ये तत्व होते हैं उनको मार गिराया जाता है, लेकिन स्थिति उसके बाद में फिर वही बन जाती है और उसी इलाके से फिर कुछ एक दिनों के बाद में फिर से इनकाउंटर होता है। इस उधमपुर के इस इलाके में अभी तक जो है काफी सारे इनकाउंटर पेश आए, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि जब लोगों का सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होता है तब जाके इस तरीके की इनकाउंटर जो है वो सामने आते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी एक लक्ष्य रहता है कि अगर कहीं पे अगर कोई इनकाउंटर होता है तो सबसे पहले उनका लक्ष्य रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो या कोई गुनाह जो है इस क्रॉस फायरिंग में ना मारा जाए। इसकी जो मिसाल है, हमने रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद में जो पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई पुंछ एरिया में, एलओसी एरिया में, जो पाकिस्तान की ओर से जितने भी बेगुनाह वहां पे मारे गए, तो उसका भी ये देखना होता है। क्योंकि जब गोली निकलती है तो वो ये नहीं देखते कि आगे का बंदा क्या होगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ऐसे इकदाम उठाने या
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी कानून चल रहे हैं कि देशद्रोही जैसे जितने भी देशद्रोही है उनको ऐसे कानून के शिकंजे में लाया जाए ताकि जो भी बाकी तत्व है उनको समझ में आए कि इस तरीके की कार्रवाई करने से वो काफी पहले गुरेज करे, 100 बार सोचे कि भाई ये इसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी जो इस गतिविधि में मुलविस होते हैं, काफी अरसा गुजर जाने के बाद, कोर्ट के गुजर जाने के बाद, 8 साल 10 साल 5 साल गुजर जाने के बाद फिर वो जो है उनका जो जुर्म है वो कबूल हो जाता है, लेकिन उसका उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। लेकिन अब की बार अगर कहीं पे भी जो भी गलती होती है, जो भी कोई तत्व ऐसे हैं जो देश विरोध जो है गतिविधि में शामिल है, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी का अपडेट यह है कि उधमपुर से जो ये इनकाउंटर है अभी फायरिंग हो रही है और फायरिंग के बाद में जो ये पूरा इलाका है पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हालांकि नेट जो मैंने पहले कहा कि मोबाइल नेटवर्क जो है उसको डाउन नहीं किया जाता है, पर्टिकुलरली नेट को लेके, लेकिन इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये जाहिर सी बात है, ये जो आतंकी होंगे ये जाहिर सी बात है, ये अमरनाथ यात्रा 2025 को जिस तरीके से टारगेट और निशाने पे लगाया गया, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकन्नी की वजह से ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये क्या कुछ करने आए थे, ये जांच का विषय है। आपके पास वापस लौटूंगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं राघवेंद्र, तो क्या है आज के बड़े अपडेट? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 जून से लेकर और अगस्त तक खास करके ये महीना बहुत खास हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ कांवड़ यात्रा निकलती है तो दूसरी तरफ जगन्नाथ यात्रा रहती है, वहीं शिवरात्रि का त्यौहार रहता है। इसके साथ साथ बेहद अहम रक्षाबंधन, और उसके बाद मुसलमानों की बात कर लें तो मुहर्रम का त्यौहार रहता है। और इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात को अपने 5KD आवास पे कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी और डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह के साथ साथ प्रदेश के सभी आला अधिकारी, एसएसपी, एसपी, इसके अलावा जिलाधिकारी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और बड़ा सख्त निर्देश सीएम द्वारा जारी किया गया कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सुनाई नहीं दे। वहीं डीजे को लेकर भी इस बार नियम बनाए गए हैं कि बहुत ऊंचे डीजे नहीं कांवड़ यात्री यूज करेंगे। और मुख्यमंत्री ने इस बात भी अपना स्पष्ट संदेश दिया कि खुले में मांस की बिक्री कांवड़ यात्रा के समय नहीं होगी। चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ से तमाम ऐसे कांवड़ यात्री होते हैं जो हरिद्वार गंगा जल भरने जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित रहे, कोई कानून अपने हाथ में न ले, कोई अप्रिय घटना न घटे। इन 2-3 महीनों में इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल एक समीक्षा बैठक की और स्पष्ट निर्देश उन्होंने जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री की बात कर लें तो आज वो गाजियाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश की जो विकास की एक नई पटकथा है उसको लेकर विकास की एक छलांग गाजियाबाद वासियों को आज मिलने जा रही है। इसके साथ साथ हम बात कर लें तो जिस तरह से आपातकाल के 50 साल पूरे होने पे भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासित राज्यों में खास करके जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का काम इन सरकारों द्वारा किया गया, बार बार आरोप लगाए गए कि देश पे जिस तरह से आपातकाल का दंश दिया गया, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ पत्रकारों को, आम नागरिकों को किस तरह से जेलों में ठूंस दिया गया, उनके ऊपर यातनाएं दी गई, तो युवा पीढ़ी भी ये जानकारी रखे। इसको लेकर प्रदेश के हर जनपदों में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, हर जगह एग्जीबिशन लगाए गए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही उस एग्जीबिशन का उद्घाटन किए और लोक भवन में कांग्रेस पे काफ़ी वो हमलावर भी दिखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं हम इटावा में कथावाचक की बात कर लें, जिस तरह से मामला सुर्खियों में है उनके मुंडन को लेकर और उन पे कालिख पोतने को लेकर के, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव कल उस कथावाचक से मुलाकात की है, उसके बाद से जिस तरह कथावाचक के 2 आधार कार्ड पाए गए, तमाम कई महिलाओं ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए, इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई है। हालांकि अखिलेश यादव आज फिर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वैसे तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आपातकाल को लेकर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन संशोधित कार्यक्रम के तहत उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे टाल दिया गया है। वहीं हम अगर लखनऊ शहर की बात कर लें तो स्टंटबाजी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, बाइकर्स हैं, जो स्टंटबाजी करते थे, आम नागरिकों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था यात्रा करने में, टहलने में। अमीनाबाद पुलिस ने कल एक चेकिंग दस्ता अभियान चलाया और तमाम गाड़ियों को सीज किया गया और इसके साथ साथ कई पे पेनाल्टी लगाकर उन्हें छोड़ा गया।
वहीं हम मौसम विभाग की बात कर लें तो प्रदेश में मौसम विभाग ने 18 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसमें खास करके मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, इसके अलावा जो पूर्वांचल क्षेत्र के तराई बेल्ट हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन जनपदों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। ठीक है, मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमाम बड़े अपडेट से आपने रूबरू कराया। राघवेंद्र, अजहर आपके पास आते हुए, मौसम देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी बड़ी चुनौती बनता हुआ हर बार नजर आता है। इस बार क्या तैयारियां हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, अगर वेदर के हिसाब से बात करें, मौसम के हिसाब से बात करें, लगातार अगर हम कल से देख रहे हैं कि कई एक जगहों पे जो है बारिशें हो रही है, पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या बाकी सारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र इलाके में या मैदानी इलाके में भी बारिशें देखने को मिली। इसको लेके जो है आम जनजीवन जो प्रभावित हुआ था, प्रकोप, ये जो गर्मी का प्रकोप जो बढ़ रहा था, लेकिन राहत की सांस ली लोगों ने। लेकिन उसके बाद में अभी भी जिस तरीके से मौसम विभाग का माने कि अगले 48 घंटों तक जो है फिर से बारिशें होगी, और इसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्रीय इलाके हैं वहां पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। हालांकि प्रशासन की ओर से ऑलरेडी जो कंट्रोल रूम्स है, जो सर्दियों से लेके किसी भी आपातकाल के लिए और हर एक क्षेत्र में इन्होंने कंट्रोल रूम्स तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उसके लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और सेना मिलके उस डिस्ट्रेस कॉल को निपटाते हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से अगर हम तापमान की बात करें, श्रीनगर में जो कल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 33 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। अगर हम काजीगुंड, वहां पे 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पहलगाम में 28, कुकरनाग में 30, और इसी तरीके से अगर गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में 24 डिग्री जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जम्मू में जो तपती हुई गर्मी थी, तकरीबन 44 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था, लेकिन उसमें भी जो है गिरावट जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। जम्मू में तकरीबन, जो कल की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 33 डिग्री जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस तरीके से आम लोगों ने वहां पे भी राहत की सांस ली। लेकिन कठिनाई उस वक्त हुई, प्रशासन को उस वक्त मशक्कत करनी पड़ी जब दरियाई तवी में कुछ एक व्यक्ति जो है वो उसमें चले गए, और उसके बाद में एनडीआरएफ टीम की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि उनको फिर वहां से बचा लिया गया, और इस तरीके से एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि बारिश के दौरान जो है लोग जो है एहतियात बरते कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि वहां पे खतरा जहां तक अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपने अपडेट की बात की, अमरनाथ यात्रा जो है उसकी तैयारियां जो है तकरीबन मुकम्मल हुई है। लेकिन बैंकर्स, नेशनल हाईवे के जो दोनों साइड में जो बैंकर्स है वो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ सीसी कैमरा और बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। कल एक बार फिर जो है मॉक ड्रिल की गई नेशनल हाईवे 44 पे भी। थोड़ी सी कमी है, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ईशा, जल्दी से हरियाणा और पंजाब के क्या बड़े अपडेट हैं? देखिए, पंजाब की सबसे बड़ी खबर ये है कि बीते कल ही श्रोमणी अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, विजिलेंस और एसआईटी की तरफ से छापेमारी की गई थी उनके 30 से अधिक ठिकानों पर। तो अब जिस तरीके से प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, और अब मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री आवास में की जा रही है, और सीधा सीधा आरोप है कि नशे, ड्रग्स मनी के आधार पर ही अपनी संपत्ति बिक्रम मजीठिया ने बनाई है। 540 करोड़ की अवैध संपत्ति के आरोप बिक्रम मजीठिया पर लगाए गए हैं, और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने के बाद जिस तरीके से विजिलेंस हो या एसआईटी हो, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि किस तरीके से बिक्रम सिंह मजीठिया ने जो ड्रग्स मनी है उससे अपनी अवैध संपत्ति बनाई है। तो ऐसे में 540 करोड़ के उन पे आरोप लगाए हैं। जो उनके मोबाइल है उन्हें जब्त किया गया है, लैपटॉप जब्त किया गया है, आईपैड उनका जब्त किया गया है। चंडीगढ़ के अलावा साथ ही साथ अमृतसर में उनके ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की गई है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है कि युद्ध नशे के विरुद्ध जो मुहिम पंजाब सरकार की पंजाब में चल रही है, उसके तहत ही यहाँ पर गिरफ्तारी बिक्रम सिंह मजीठिया की हुई है। लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील कह रहे हैं कि अवैध संपत्ति को लेकर ये गिरफ्तारी बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मान सरकार कह रही है कि ड्रग्स को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। अगर ड्रग्स को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है तो नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल इस मामले में पहल करेगा, लेकिन यहाँ पर विजिलेंस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जो
अवैध ठीक है, संपत्ति कुल में मिलाकर कार्रवाई ईशा, करती जो है। विक्रम तो ऐसे में अब मजीठिया कोर्ट का में दोनों जो तरफ से क्या मामला है इस वक्त यहाँ पर सबूत चर्चा में रखे छाया जाते हैं हुआ और है। दोनों के और बीच- पंजाब दोनों में पक्षों अगर के मैं बीच बात में जो करूं तो बहस भी विक्रम रहती है, मजीठिया के वो नाम की देखिए, सुर्खियां जो है क्या वो होगा? आज लगातार नजर आ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।